में हमने ये स्टडी कर लिया था कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज फाइंड करने के लिए। एंगल ऑफ विजन पे बात हमारी सभी हो चुकी है। एंगल ऑफ विजन में दोबारा बताता हूँ कोई बार, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे कितना एंगल सबटेंड करता है। एंगल सबटेंड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन। बेसिकली कोई भी एंगल ऑफ विजन जितना ज़्यादा बड़ा होगा हमें ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ज़्यादा बड़ी नजर आएगी। ठीक है। सो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप सिंपली अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बना के हमें दिखाता है। आप इसको डिफाइन भी करें तो ऐसे डिफाइन करेंगे इसी तरह से कि एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे ऑब्जेक्ट, टाइनी ऑब्जेक्ट्स की इमेज को बड़ा करके हमें दिखाता है। उसका काम ही होता है छोटे ऑब्जेक्ट्स को दिखाना। ठीक है, आगे बात करें इससे आगे हम तो माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है मोटा सा। सिंपल माइक्रोस्कोप आपने जनरली देखा होगा डिटेक्टिव जो लोग जो इस्तेमाल करते हैं फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखने के लिए ऐसे नॉर्मली, तो बहुत छोटा सा आपको मैग्निफिकेशन चाहिए, बहुत बड़ा मैग्निफिकेशन नहीं चाहिए। आप किसी बैक्टीरिया को नहीं देख रहे हो, आप नॉर्मल से निशानों को देख रहे हो, कहीं को निशान पड़े हुए उसको चेक कर रहे हो, तो उसके लिए सिंपल सा एक मैग्नीफाइंग ग्लास सफिशिएंट होता है। एंड दैट मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। So now we are going to study that topic, a simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? जैसा आपको बताया गया, सिंपल माइक्रोस्कोप एक बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में आप देखते हैं कि अगर किसी, जैसे आप नॉर्मली देखो किसी डिटेक्टिव वगैरह को आपने देखा हो, तो ऐसा कभी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ लगा के देख रहा हो। मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे लगा के देखते हैं, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल पास में लाके। ये सबने देखा ना, कभी ऐसा ध्यान देखा है कोई डिटेक्टिव ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है और ग्लास को यहाँ लगा के देख रहा हो? ग्लास को बिल्कुल पास में लगाते हैं, एग्जैक्टली पास लगाते हैं। इसका कारण समझाऊंगा भी क्यों है ऐसा। आप देखेंगे जरा कि अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में ये होगा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं बहुत पास रखूं, इसके ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपने फोकल लेंथ के अंदर रख दिया। छोटा ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ के अंदर रख दिया है। मान लो फोकल लेंथ यहाँ पे थी, फोकल लेंथ यहाँ पे थी इसकी, मैं इसको फिलहाल के लिए इसको FO बोल दे रहा हूँ। FO क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे वहाँ पे दो लेंस मिलेंगे। एक लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाएगा। और जो आंख की तरफ होता है उसे आई पीस कहा जाता है। आई पीस वो लेंस है जो आंख की साइड में होता है और ऑब्जेक्टिव वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आदत बन जाए आपको, इसीलिए मैं अभी से FO लिख के चल रहा हूँ। इसमें एक ही लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं उसको। तो यहाँ पर एक कहानी बनी। अब देखो कैसे करके इमेज बनेगी इसमें। ये केस है सबसे आखिरी वाला, याद होगा 6 डायग्राम बनाए थे हमने लेंस के, उनमें से सबसे आखिरी वाला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में रखा हुआ है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो बस डायग्राम बनाना है, रटने वाली कोई बात नहीं है। हमें पता है सब कौन से रूल लगाने हैं। एक लाइट रे डालेंगे हम पैरेलल, इसका फोकस इतनी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे दिखा दिए इतनी डिस्टेंस। एक लाइट रे डालेंगे हम पैरेलल जो फोकस से क्रॉस करेगी, और एक लाइट रे डालेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। एज यू कैन सी कि दोनों लाइट रे डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग लाइट रे कभी भी एक दूसरे को इस साइड में तो कट नहीं करेंगी ना, पक्का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस तरफ इमेज हमें नहीं मिलेगी?
पर हम यहाँ खड़े होकर देखें, ऐसे अपनी सुंदर सा एक नेत्र आप यहाँ बना लो, जरा बनाइए अपनी प्यारी सी सुंदर सी मनमोहक सी आंख बनाइए। ये आपकी आंख है, आप इसको यहां से देखो जरा ऐसे करके, तो साइड से दिख रही है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं, प्यारी सी आंखें कवियों वाली। अब देखो जरा मुद्दे पर आइए, अगर आप यहां से देखोगे तो आपके ब्रेन को ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही है। एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि ये लाइट रे पीछे किसी पॉइंट से आ रही है। और जिस पॉइंट से आपको ये आती हुई फील होंगी, वी कैन से कि इस पॉइंट पर आपको मिलेगी इमेज। समझ में आ रही बात सभी को? हमें यहां से देखने पर मिलेगा कि साहब लाइट रे यहां पे से आ रही है, ऐसा फील होगा कि लाइट रे यहां से आ रही है, तो इसका मतलब हमें ऐसा नजर आएगा कि साहब इमेज यहां बन रही है। ये है फाइनल इमेज। कैसी है, रियल है या वर्चुअल है? ऑब्जेक्ट से बड़ी है, लेकिन हमें यही चाहिए था, सीधी इमेज चाहिए थी और ऑब्जेक्ट से बड़ी चाहिए थी। तो ये इस तरह से हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। बहुत ही बेसिक सा डायग्राम हमने बनाया है, कोई कठिन बात तो नहीं है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। मैग्नीफाइंग पावर के बारे में कल हमने बात की थी, आपको याद होगा, आपसे बात हुई थी साहब, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला लिखवाया गया था, बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा क्या है, इसको लिख लीजिए साहब कि एम क्या है माइक्रोस्कोप के लिए, बीटा है एंगल सबटेंडेड ऑन आई पीस या आई, एंगल सबटेंडेड ऑन आई छोड़ो, एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज अपॉन अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at D। ऑब्जेक्ट को अगर D पर रख दिया जाए तब कितना, D मतलब क्या था, D क्या था 25 सेंटीमीटर। D बताया था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम कहते हैं, कम से कम हम कितने पास की चीज देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। एक एवरेज डिस्टेंस जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, तो उस 25 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तब आपकी आंख पे कितना एंगल बना रहा है, वो अल्फा है। ये बात हम कल डिस्कस कर चुके थे कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इससे आगे बढ़े मतलब, तो हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए हमें अल्फा, एम का फॉर्मूला क्या हो गया, बीटा अपॉन अल्फा। एक तो हमें अल्फा चाहिए और बीटा चाहिए, अल्फा और बीटा चाहिए। ठीक है, देखो जरा बीटा तो मिल जाएगा, ये है फाइनल इमेज। फाइनल इमेज आपकी आंखों पे जो एंगल बना रही है ये है वो एंगल, तो क्या मैं कह सकता हूं ये है बीटा। फाइनल इमेज आपके लेंस पे, आपकी आंख के पास एक ही लेंस है, इसमें डबल तो लेंस है ही नहीं। फाइनल इमेज आप पर कितना एंगल बना रही है, दैट इज बीटा। कोई प्रॉब्लम? अब अल्फा कैसे निकालें? अल्फा निकलेगा तो आप एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को यहां मत रखो, ऑब्जेक्ट को खींच कर ले जाओ 25 सेंटीमीटर पर। मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो h है अभी, तो मैं इस हाइट ऑफ इस ऑब्जेक्ट को उठा के पीछे खिसका के ले जा रहा हूँ और 25 पे रख दे रहा हूँ। अलग डायग्राम में दिखा रहा हूँ इस बात को ताकि घिसपिच ना हो। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रखा है, आपने नॉर्मल बिना लेंस के आपने ऑब्जेक्ट को रखा है सिंपली, और ऑब्जेक्ट आपकी आंखों पर जो एंगल बना रहा है ये एंगल अल्फा होगा। कब? जब ये डिस्टेंस होगी d। ये मैं कहना चाह रहा हूं, जब आपने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखा है तब आपकी आंखों पे वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही है। इसी डायग्राम को मैं बस यहाँ साइड में दिखाया अलग से, इसमें घिसपिच ना हो इसलिए। बुक में दोनों को मिक्स करके दिखाया गया है। आप दोनों में से कोई सा डायग्राम बनाइए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो देखो, ये एक बात समझो बात, माइक्रोस्कोप में हम हाथी तो देखते नहीं है, चींटी भी नहीं देखते हैं, उससे भी छोटी चीजें देखते हैं। हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। देखो, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे क्या बड़ा एंगल बनाएगा? अच्छा, आप उसकी इमेज को बड़ा भी कर लो। आप किसी लीफ के अंदर उसके सेक्शन को कट करके उसके अंदर सेल्स को देख रहे हो, तो सेल बहुत छोटी चीजें होती हैं। सेल बहुत छोटी चीज है, तो सेल को अगर मैं 25 सेंटीमीटर पर रखूंगा तो मेरी आंखों पे ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगी क्या? छोटा एंगल बनाएगी। चलो, आपने उसको माइक्रोस्कोप से भी देखा, माइक्रोस्कोप से देखने पर भी सेल क्या कोई बहुत बड़ी नजर आती है? वो भी छोटी ही दिखती है। मतलब फाइनल इमेज जो बन रही है वो भी कोई बहुत बड़ी इमेज नहीं बनती है, वो भी छोटी, छोटे ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी हो जाती है। बस इतना क्या है, पहले इतना थी कि हमको प्रॉपर नजर तक नहीं आ रही थी, अब माइक्रोस्कोप से प्रॉपर नजर आने लग जाएगी। मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है वो भी कोई बहुत बड़ी इमेज नहीं है, वो भी हमारी आंखों पर एंगल जो बनाएगी वो छोटा ही बनाएगी। आई वॉन्ट टू से कि ये बीटा और अल्फा कोई बड़े बड़े एंगल नहीं है। ओवरऑल कहानी का निष्कर्ष ये है कि बीटा और अल्फा कोई बड़े बड़े एंगल नहीं है, छोटे एंगल हैं। हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले कि अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा, साइन थीटा, ये थीटा के ही बराबर होते हैं। याद है? मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं बीटा की जगह टेन बीटा और अल्फा की जगह टेन अल्फा कर सकता हूं। कारण ये है कि ये बीटा और अल्फा बहुत छोटे छोटे एंगल हैं। इस बात को लिख लोगे, बीटा और अल्फा जो है ये बहुत छोटे एंगल हैं, इसीलिए मैं बीटा की जगह पे करना चाह रहा हूं टेन बीटा और अल्फा की जगह करना चाह रहा हूं टेन अल्फा। क्लियर है ये वाली बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब जरा मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन बीटा। यहां देखा जाएगा, देखो क्या ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है? क्या ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u माइनस में? क्या ये है d माइनस में? ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका h। जरा लगाइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन बीटा। आप इसे बड़े वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें हाइट ऑफ इमेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, दैट्स व्हाई हम इसको इससे लगा रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल से। बताइए जरा टेन बीटा कितना आ जाएगा? h अपॉन माइनस यू, सही है, अपॉन टेन अल्फा कितना आएगा? अल्फा निकाल लो इससे, h अपॉन माइनस का d, सही है। सो व्हाट इज m? h से h कैंसिल हो जाएगा, d ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, डायरेक्ट कर दूं मैं d अपॉन यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला निकल कर आया मैग्नीफाइंग पावर का, d अपॉन यू। इतना नोट करें, फिर से आगे बढ़ेंगे हम। इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो बहुत बड़ी बनी। आपको कल बताया था कि मार्कर आपने बोर्ड पे रखा है, छोटा नजर आ रहा है, लेकिन इस मार्कर को आप पास ले आओ, बड़ा दिखाई देगा, और पास ले आओ और बड़ा दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि मार्कर की मैक्सिमम इमेज बने, तो कहां तक ले आऊं इसको? जहां तक आप देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं? डी तक देख सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि मुझे अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, मतलब मैं इमेज को डी पे बनाना चाहता हूं। समझ में बात आ रही है? मैं बात कर रहा हूं, पहला स्पेशल केस क्या हमारे पास? पहला स्पेशल केस है कि फर्स्ट वाला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट तो जहां रखा वहां रखा है ही है, इमेज की बात चल रही है। अगर ऑब्जेक्ट को पास रख के देख सकते तो माइक्रोस्कोप ही क्यों लगाते? इमेज की बात चल रही है कि इमेज को ऐसी जगह बनाइए जिससे मैक्सिमम बड़ी बड़ी इमेज मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। ये हर एक केस में करने वाले हैं, सिर्फ इसमें नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी करेंगे। यही दो केस आएंगे अभी, एक केस एक और आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप में भी पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ रहे हैं। कंपाउंड तक पहुंचते आपको याद हो जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो कंपाउंड वाले केस में बड़ा आसान लगेगा आपको। देखिए व्हेन इमेज इज फॉर्मेड डी, ध्यान से देखना क्या बात चल रही है। बात ये चल रही है सब इमेज जो बन रहे, वी जो बने ना, वी इमेज डी पर ही बन जाए, मतलब वी की जगह में माइनस डी लगा दूं।
इमेज जो मैं चाह रहा हूँ साहब, इमेज कहाँ बने, तो इमेज डी पर ही बन जाए तो मुझे सबसे बड़ी इमेज नजर आएगी। उससे आगे ज़्यादा आगे का हम देख नहीं सकते ना, उससे ज़्यादा पास बनाओगे तो साफ दिखाई नहीं देगा। तो हमारी कम से कम देखने की लिमिट ही है 25 सेंटीमीटर। तो मैं चाह रहा हूँ कि इमेज 25 सेंटीमीटर में बन जाए, या चाहो तो आप डाल देना ब्रैकेट में, डी की ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर। क्या बात चल रही है कि v की जगह आपको लगाना है माइनस का d। चलिए तो देखें जरा क्या हो जाएगा, जरा लगाओ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़ते देखो जरा, क्या करना है आपको b की जगह पर माइनस का d लगाना है। सो 1/f इक्वल टू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एक काम करें शुरू से जरा थोड़ा सा देखो, यहाँ पे भी u आ रहा है, यहाँ भी हम शुरू से u लेके चल रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक काम करें शुरू से ही इस u को मैं x ले रहा हूँ। दोबारा एक बार देख लीजिए ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो कि साहब u की जगह क्या लगाएं। मैं स्टार्टिंग से ही एक जनरल केस के लिए मैंने u की जगह पर x मान लिया है, तो अपने फॉर्मूले में मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा x और यहाँ पर भी करना पड़ेगा x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का x। सही है, मैं अभी फिर u की जगह माइनस u लगाता तो प्लस का हो जाता तो कंफ्यूजन होती, इसलिए मैं स्टार्टिंग से इसका सिंबल ही चेंज कर दिया है, x कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी में, जरा सॉल्व कीजिए। अभी तो फिर इसको u रहने दो, आगे जाके करेंगे अगली लाइन में। 1/f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का d प्लस 1/x। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए। एक काम करें जरा, बोथ साइड d से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों करेंगे d से, क्यों करेंगे भी समझ में आ जाएगा अगली लाइन में आपको। बोथ साइड d से मल्टीप्लाई कीजिए। तो d से मल्टीप्लाई करने पर यहां आ जाएगा d/f इक्वल टू -1, d/d 1 हो जाएगा ना, प्लस d/x। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दिख रहा होगा हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि d/x m आ जाएगा निकल कर, इसलिए हमने बोथ साइड, हमें यहाँ 1/x तो मिल रहा था, हमें चाहिए था d/x, इसीलिए हमने बोथ साइड d से मल्टीप्लाई किया। आगे भी करेंगे ऐसे। हमें d/x निकालना है, जरा 1 को जरा भेज दीजिए। तो d/x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस d/f। एंड व्हाट इज d/x, m। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 1 प्लस d/f हो जाएगी। कब, जब इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात आ रही है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम इतनी आएगी ना, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकती। एक स्पेशल केस तो ये हो गया, एक और स्पेशल केस देख लो। जब स्पेशल केस नंबर 2, सब में यही करना है आपको। तो उतनी डिस्टेंस पे बना दिया जितने पे आप कम से कम देख सकते हो, तो आंखों में दिक्कत नहीं होगी, मतलब पूरा बैंड बच जाएगी पूरा। बहुत देर तक अगर देखते रहे तो आंखें गई स्वाहा हो जाएंगी। हम चाहते हैं इस बार के अभी अभी पूरा आपने फुल स्ट्रेस लेकर मैक्सिमम इमेज देख ली, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर मैं इसको, अब मैं स्ट्रेस वाला नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जो रिलैक्स वाला, मैं चाहता हूँ जो फुल अगर रिलैक्स मुझे मिले तो इमेज को मैं कहाँ बनाना चाहूंगा, इन्फिनिटी पर। एक केस हमने ले लिया कि इमेज को बनाया है कम से कम डिस्टेंस पर, एक केस ले रहे हैं कि इमेज को बना रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर। उस समय मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो स्पेशल केस नंबर सेकंड यही है। क्या है केस नंबर सेकंड, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। समझ में आ रही बात। अभी मैं इस केस को बहुत आराम से लेके चल रहा हूं क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप है, और ये चीज आपको अगर अभी समझ में आ गई तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जहां हमें ध्यान देना है वहां दे पाएंगे ध्यान, इस पे दिमाग ना मारना पड़े, इसलिए इसको सही से देख लो अभी। ठीक है, आगे बढ़े इससे।
लगाओ साहब। क्या बात चल रही है, इस बार v की जगह क्या लेना है हमको, इन्फिनिटी लेना है। लगाओ साहब बाई लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लगाओ 1/f इक्वल टू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-x। कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। सो वी कैन से दैट 1/f इक्वल टू 1/x। बोथ साइड क्या करेंगे, d से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई विद d, तो 1/f की जगह हो जाएगा d/f, d/x। और d/x क्या था, m था, मैग्नीफाइंग पावर थी साहब, तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी m इक्वल टू d/f। ये कब के लिए है, जब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। ये कब के लिए था, जब इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पर। यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा होता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सही से कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप सभी ने देखा है। नॉर्मली जिस माइक्रोस्कोप को हम जानते हैं, माइक्रोस्कोप नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है। डबल लेंस इसमें लगे होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है नीचे वो छोटा होता है, उसमें नीचे ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, उनको बदल बदल के हम देख सकते हैं अलग अलग एक बार में, लेकिन एक ही ऑब्जेक्टिव सेट होता है। तो हम यही कहेंगे कि माइक्रोस्कोप में 2 ही लेंस हैं, बाकी के 2 तो स्पेयर में हो गए, अलग हो गए ना, वो आप अपने हिसाब से उनको एडजस्ट करोगे। एक बार में कनेक्ट तो एक ही होगा ना, आईपीस एक रहेगा, ऑब्जेक्टिव बदल बदल के आप लगा सकते हो, लेकिन कनेक्ट तो एक ही रहता है ना। तो बेसिकली हम कहेंगे कि सर माइक्रोस्कोप में 2 ही लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आईपीस का साइज बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है। डायग्राम बनाएंगे इसी हिसाब से, और इसके डायग्राम को बनाने की करनी पड़ेगी आपको अच्छे से प्रैक्टिस। 2-3 बार इसके डायग्राम को बनाएंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना आएगा। ठीक है, देखते हैं जरा। हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, जैसा से मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा होता है, उसकी फोकल लेंथ भी कम होती है। साइज भी छोटा होता है और फोकल लेंथ भी कम होती है। तो कम फोकल लेंथ का मैं दिखा रहा हूँ इसको, बोथ साइड दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ में यहाँ दिखा दे रहा हूँ, कम फोकल लेंथ है। ये मान लीजिए एफ ओ फोकस इसका इधर आ गया, और ऐसा ही एक फोकस में यहाँ ले रहा हूँ एफ ओ। सही है। अब जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसकी फोकल लेंथ कम है, तो जो ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकल लेंथ के बाहर रखा होगा। फोकल लेंथ कम है तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से बाहर ही रखा होगा कि नहीं, समझ में बात आ रही है। तो मान लीजिए इसके सामने, जैसे माइक्रोस्कोप को पता है, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं छोटे छोटे हाथी, छोटे ऑब्जेक्ट, मतलब अभी भी मैं हाथी नहीं बोलता, नॉर्मल बोलता, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, तो आपका ध्यान जाता ही नहीं इधर, आप पता नहीं कहाँ व्यस्त है। अभी अचानक से आपने इधर सुना ना, तो ये एक स्ट्रैटेजी है, जस्ट टू पे योर अटेंशन, टेक योर अटेंशन। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी, कोई स्लाइस हो सकती है किसी की, या ब्लड सैंपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया गया है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को हमने इसकी फोकल लेंथ से बाहर रखा है। फोकल लेंथ से बाहर रखा है तो आप इसे बनाइए, डायग्राम बनाने आते हैं आपको सबको। एक लाइट रे डालेंगे पैरेलल, जो कि पास करेगी फोकस से, ठीक है ना, और एक डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस छोटा बनाया ना हमने, आप फोकस से डालोगे तो डायग्राम सही से बन नहीं पाएगा।
डालने को फोकस से डाल सकते हैं, फोकस से लाइट रे पास भी होती है। हम डायग्राम बनाने के लिए केवल 2 लाइट रे दिखाते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि 2 लाइट रे ही निकलती हैं, फोकस से भी लाइट रे पास सकती है। लेकिन जिस तरह से हमने डायग्राम बनाया उसमें हमारा फोकस इतने डिस्टेंस पर हमने ले लिया है, फोकस इसका एक्चुअली बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। लेकिन इतना कम फोकस में दिखाऊंगा तो डायग्राम में तो समझ में नहीं आएगा। डायग्राम को सूटेबल बनाने के लिए हमने डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा ले ली है, लेंस छोटा बनाया है, तो उस हिसाब से मैं लाइट रे अगर से डालूंगा तो वो यहाँ से निकल जाएगी। आपको कोई डायग्राम नहीं आ रहा निकल कर, इसलिए हम उन रूल को लगा रहे हैं जिनसे हमारा डायग्राम में आसानी से समझ में आ जाए और रूल भी वायलेट ना हो। सर ऑप्टिकल सेंटर से हमने लाइट रे डाली, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे डालने पर ये बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं ना। बात समझ में आ रही कुमकुम? लाइट रे जो हमने डाली है ना, इसमें ऐसा नहीं कि फोकस से डालेंगे नहीं, फोकस से तो जा ही रही होगी कोई ना कोई लाइट रे, और वो भी जाके यहीं मिलेगी। डायग्राम हम जिस तरह का बना रहे हैं उस डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, हमने फोकस से लाइट रे डाली तो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम साफ और सुंदर आपको दिख सके इसलिए ऐसा किया है, ठीक है। यानी कि फाइनली आपने देखा कि यहां पर आपको एक इमेज मिल रही है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव ने बनाई। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं उस इमेज को, ये इमेज किसने बनाई है? ऑब्जेक्टिव ने बनाई है, ध्यान रखना इस बात को। कैसी इमेज है ये? रियल है या वर्चुअल है? ये रियल इमेज है सब, ये रियल इमेज है जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई है, ये रियल इमेज है। जरा पॉइंट्स के नाम डाल देते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यूओ से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इमेज बन रही है इधर, तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, मतलब वीओ, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। कोई प्रॉब्लम? इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? इससे आगे बढ़ सकते हैं हम। अब इसके आगे मौजूद होता है आईपीस। आईपीस बड़ा है, फोकल लेंथ ज्यादा है, और इस तरह से हमने उसको एडजस्ट कर रखा होता है पहले से ही कि ये जो इमेज बनेगी ये उसकी फोकल लेंथ के अंदर बनेगी। आईपीस बड़ा है, फोकल लेंथ ज्यादा होगी। अभी बनाते जरा, देखो कि अगर मैं यहाँ पे आईपीस बना दूं, अगर मैं यहाँ पे आईपीस बनाऊं, इसमें सारी कहानी डायग्राम में ही, इसलिए डायग्राम पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, आईपीस बड़ा है, फोकल लेंथ ज्यादा होगी। मान लीजिए आईपीस का जो फोकस है वो करीब करीब यहां तक है। लेट्स सपोज आईपीस का जो फोकस है वो यहां पर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इमेज बन रही है ये वाली, ये इमेज और आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर जा रही है, फोकस से अंदर बनने को दिक्कत तो नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आईपीस के लिए ये इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी? अब मैं तो यहां से देख रहा हूं ना, मेरी आंख है तो यहां पर है, तो मेरे लिए यानी आईपीस के लिए तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हुआ, आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह हुआ। तो आगे दिखाने के लिए बता रहा हूं बस, हालांकि कहीं इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं हम लोग। मैं इस डिस्टेंस को कहूंगा ये है यूई। यूई क्यों कह रहा हूं उसको मैं? क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। आई लेंस नहीं कहते उसको, आईपीस कहते हैं। आईपीस, आई लेंस नहीं कहा जाता है। आई लेंस तो आंख के अंदर वाला लेंस को बोला जाता है, इसे आई पीस बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। देखिए जरा, तो यहां से जरा बनाइए डायग्राम कैसे बनेगा बराबर से।
एक लाइटर डालेंगे हम यहां से पैरेलल, तो कहां से पास करेगी? जिसका फोकस तो दूर होगा ना, करीब करीब यहां पर होगा। अप्रोक्स यहां पर होगा। तो एक लाइटर डाली आपने जो पैरेलल डाली, जो कि पास हो रही है फोकस से। फोकस से पास करिए अपनी लाइटर, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा दिक्कत होगी ना, पैरेलल नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, मान लो पैरेलल है। और एक लाइटर डालेंगे आप आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से, जो सीधी निकल जाएगी। सेम कहानी देखो यहां मिल रही है, ये दोनों लाइट रे भी डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग लाइट रे इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी ना, तो यहां बनाएंगे अपना हम प्यारा सा सुंदर सा नेत्र। अरे साइड से देख रहे हो, साइड से देखने पर ये हल्का सा बाहर निकली हुई नजर आ रही है, नहीं समझ में आई बात? ये आंख है, ये आपकी आंख आ गई है। अब यहां से अगर मैं लाइट इनको पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो मुझे दिखाई देगी ये इमेज कुछ इस तरह से। पर लाइन टेढ़ी होगी ना, अब कोई नहीं, चलो जो होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि देखो स्केल से बनाने में और फ्री हैंड बनाने में फर्क पड़ेगा। स्केल से बनाओ तो प्रॉपर आपका डायग्राम बन जाएगा। तो मैं इसको जबरदस्ती मिला दे रहा हूँ, मान लो यहाँ तक मिल गई, तो ये बन रही है आपकी इमेज। फाइनल इमेज ये बन रही है। कंपाउंड में इसको माइक्रोस्कोप है ना, बड़ी इमेज तो बड़ी बनेगी ना। देखो ऑब्जेक्ट ये था, इमेज बन रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है लगभग 500 टाइम्स तक इमेज बड़ी बना देता है, लगभग अप्रोक्सीमेट 500 टाइम्स। इसके ऊपर अगर हम बात करें, क्या जी? वर्चुअल है, रियल का है। अब देखो जनरली आप याद करो, एक क्वेश्चन आपको जब टेस्ट में दिया गया था कि डिफरेंस करो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में, आपने कहा था वर्चुअल इमेज सीधी बनती है, रियल इमेज उल्टी बनती है। ये भी एक ने लिखा था। अब दिखाई दे रहा है ये वर्चुअल है लेकिन सीधी नहीं है ना, उल्टी बन रही है। ये नियम थोड़ी कि वर्चुअल इमेज उल्टी और सीधी बनती है, वो तो सिंगल इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। जब डबल इंस्ट्रूमेंट लग गया ना, डबल लेंस लग गया, तो आप देख रहे हो वर्चुअल इमेज भी उल्टी मिल रही है। पहचान वही है कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। आप कभी भी डिफाइन करें ऐसे ही डिफाइन करेंगे। डायग्राम सभी ने देख लिया। अब यहाँ पे वही बात निकल कर आएगी मैग्नीफाइंग पावर की। शुरू करें इस टॉपिक को। डायग्राम सभी ने सही से बना लिया ना। मैं इसको यहीं पे करने की कोशिश कर रहा हूँ जरा, पहले फिर उस पर आ जाएंगे बाद में। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? बीटा इज अ फाइनल इमेज। आपकी आंख पर कितना लेंस कितना बना रही है एंगल? फाइनल इमेज ये रही। कितना एंगल बन रहा है साहब इसका? ये एंगल है बीटा। सही है। अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा उसी तरीके से निकालेंगे। तो ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी? h। ऑब्जेक्ट को रख लीजिए d पर, और आपकी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है? ये है अल्फा। अल्फा यहां से निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे इस वाले ट्रायंगल से। कोई समस्या? बीटा क्या है? ये मान के चलो ये है h डैश माइनस में, और ये डिस्टेंस क्या ली जाएगी? माइनस का यूई। इसको लेंगे माइनस का यूई। अब फटाफट से लगा दीजिए जल्दी से। मैं कह सकता हूं बीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा
और ये हो जाएगा टेन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो जरा टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ। टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच डैश अपॉन माइनस यू ई। आई पी से तो लेफ्ट साइड में ही है ना, इसके लिए आप माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एल्फा का बताओ जरा, एल्फा का क्या हो जाएगा। एल्फा ये रहा एच अपॉन माइनस डी, एच अपॉन माइनस डी। कुछ नहीं कट रहा है इसमें, तो कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं। और विकल्प भी क्या है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास देखो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करें, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करें तो डी ऊपर पहुंच जाएगा। वैसे जितने माइनस कट सकते हो वो काट लो, दो तो कट जाएंगे, एक रह जाएगा। तो एक तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ बस। अब माइनस का खेल खत्म हो गया। अब अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करना, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करें तो एच डैश के अपॉन में तो आ जाएगा एच, और डी के अपॉन में आ जाएगा यू ई। सही है, जरा ध्यान से देखो एच डैश अपॉन एच क्या है, ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का है, देखो एच है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच डैश है हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो मैग्निफिकेशन है ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का। मैं कह सकता हूं साहब यहां पर कि m इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम ओ। और ये क्या चीज है जरा देखो जरा, ऐसे कुछ था ना डी अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन है आईपीस का। याद करो दो चार दिन पहले की बात, जहां हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात की थी, पावर का फॉर्मूला पड़ा था P इक्वल टू P1 प्लस P2। वहां मैंने कहा था कि नेट जो मैग्निफिकेशन होता है वो प्रोडक्ट के बराबर आता है। देखो आ रहा है, आपके पास दो लेंस हैं, दोनों का टोटल मैग्निफिकेशन, दोनों के अपने अपने मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। समझ में बता रही है। फिलहाल इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया ना, अभी कहीं और नहीं, फर्स्ट कहां पर आया है, चलो सेकंड मान लो जैसा भी है। अब सुनो इससे आगे बढ़ा रहा हूं मैं कहानी को। तो यहां पर m का फॉर्मूला आ जाएगा, देखो अब मैं एम ओ को कुछ और भी तो कह सकता हूं, एच डैश अपॉन एच के अलावा। मुझे देखो बात समझो, मुझे अगर ऑब्जेक्ट की हाइट पता ही होती तो माइक्रोस्कोप से क्यों देख रहा होता। सवाल ये ना साहब, ऑब्जेक्ट की हाइट पता ही होती तो माइक्रोस्कोप से कैसे देख रहे थे। और एच डैश कहां बन रहा है, एच डैश बन रहा है माइक्रोस्कोप की ट्यूब के अंदर, उसकी हाइट कैसे मालूम करूंगा मैं। तो मुझे दोनों में से कुछ नहीं पता। हाँ मैं डी जानता हूं एक बार के लिए, और यू का कुछ कहानियां बना सकते हैं आगे चल के। तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना, इसको हटाने के लिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे साहब, जो वी और यू वाला होता है। कर सकते हैं ऐसा, लगाओ साहब। ऑब्जेक्टिव के लिए बताना जरा, माइनस का वी अपॉन यू होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए वी क्या है, वी ओ, और यू क्या है, यू है यू ओ, इनटू में ये आपके पास है ही डी अपॉन यू ई। पर इतना जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना नोट कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जो टर्म है ये इमेजिनरी टर्म है, इसके आगे जो कहा जा रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस एक इमेजिनरी टर्म है। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमने जो बातें की वो लगभग सब कुछ ठीक ठाक ही की है, अप्रॉक्सीमेशन वाली बात नहीं की, सारे रूल्स लगा के किए। इसके आगे फिर थोड़ा हल्का सा अप्रॉक्सीमेशन लगाना है कि देखो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्टिव के काफी पास में रखा होता है। ऑब्जेक्ट जो रखा है वो ऑब्जेक्टिव के काफी पास में रखा होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं इसको ऊपर करता हूं, यहाँ पे जगह कम, मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग एफ ओ पर ही रखा हुआ है, ये काफी पास में रखा होता है इसके। तो मैं कह सकता हूं कि साहब जो ये यू ओ है, इसको लिखना पड़ेगा आपको ऐसे ही, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एज सो क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, that's why we can say that u is approximately equal to fo, फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। सेम ये जो इमेज बनती है हमारी, ये वाली इमेज, ये इमेज भी आईपीस के काफी पास में बनती है, आईपीस के काफी पास में बनती है। तो हम कह सकते हैं साहब जो इमेज बन रही है वो लगभग इस पूरी लेंथ के बराबर आती है। एक टर्म होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप।
अगर कभी डिफाइन करने के लिए आ जाए तो डिफाइन ऐसे करना, कभी अगर डिफाइन करने को आ जाए व्हाट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, सो वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इमेज लगभग लगभग आई पीस के बराबर बन रही है, इमेज ऑलमोस्ट आई पीस के बराबर बन रही है, तो वीओ को अप्रोक्सीमेटली कहा जा सकता है एल। तो यहां जो फॉर्मूला है ना वीओ अपॉन यूओ, इसको हम चेंज कर रहे हैं इसी अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। तो नाउ द फाइनल फॉर्मूला फॉर एम इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन, इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल केस, थोड़ा सा स्पेशल केस देख उधर फटाफट से, बहुत बेसिक सा केस है, बहुत ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना इसके अंदर। लिसन नाउ, फाइनल इमेज एडजस्ट की जाती है आई पीस की तरह। आपने अगर माइक्रोस्कोप ऑपरेट किया है, टेलीस्कोप ऑपरेट किया है कभी भी, उसमें हम जब भी कभी नोब को घुमाते हैं तो आई पीस की डिस्टेंस चेंज होती है, ऑब्जेक्टिव जहां है वो वही रहता है, ऑब्जेक्टिव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। माइक्रोस्कोप यूज किया है कभी किसी ने आप में से? माइक्रोस्कोप जब भी हम रखते हैं इस तरह से अपनी आई पीस को, आंख को रखेंगे आई पीस के ऊपर, साइड में जो नोब होती है उस नोब से लेंथ को एडजस्ट करते हैं, और लेंथ को एडजस्ट करने पर आई पीस शिफ्ट होता है। आई पीस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि साहब उसकी इमेज हमारी कहां बनानी है, उस हिसाब से देखते हैं। मतलब अब जो बात चल रही है वो आई पीस को लेकर है, एडजस्टेबल आई पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस एडजस्टेबल नहीं है। ये जहां है इसलिए तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसका जो मैग्निफिकेशन है वो तो वही रहेगा, इसके मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। किसके चेंज आ सकता है? आई पीस के आ सकता है। अब इस पर बात करेंगे जरा, जैसे मैं यहां पर लिया था केस वन, क्या केस वन था हमारा? स्पेशल केस की बात कर रहा हूं साहब, जब इमेज फॉर्म हो रही है डी पर, अब पूरा कुछ नहीं करना आपको डायरेक्ट, इसमें सब 1 एफ इक्वल टू 1 बी लगा, ऐसा कर सकते करने के लिए यही कहानी दोबारा रिपीट हम कर सकते हैं कि v इक्वल टू माइनस डी लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f 1/b 1/u लगाएंगे, बोथ साइड d का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये कहानी निकल कर आएगी, तो d अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा 1/d/f। यही कहानी मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं यहाँ पे। कभी एग्जाम में आपको करने के लिए आए तो डायरेक्ट मत करना, वहां पे ये पूरा केस करके दिखाना है आपको। मैं क्योंकि अभी भी हमने किया है इस चीज को, इसलिए मैं दोबारा करना नहीं चाह रहा, बेवजह टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो मैं सीधे कह रहा हूँ साहब, इस पूरी कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं तो ऐसे में जो मैग्निफिकेशन आएगा आई पीस का, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस जो आएगा वो 1/d/f आ जाएगा, 1+d/f आ जाएगा। तो अपना जो फॉर्मूला था आपके पास वो d/ue की जगह पर, ये तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का है, ये मैग्निफिकेशन आई पीस का है, तो इसकी जगह पर ये लगा देंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -l/f(o) इंटू 1+d/f। ये कब के लिए है? जब इमेज फॉर्म हो रही है एट डी। ये सारी कहानी कर लोगे ना दोबारा से, आप अगर नोट्स बनाए तो उसमें प्रॉपर लिखना इस तरह से सही से, वहां डायरेक्ट ना करें, क्योंकि अभी भी सामने आपके मौजूद है इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया है। कोई दिक्कत? दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था जब इमेज बने इन्फिनिटी पर, रिलैक्सेशन वाली कहानी है पूरी, तो उसके लिए आपको बताया साहब इमेज इन्फिनिटी पर बनाई है, 1/f वाला फॉर्मूला लगाया, 1/∞ हो गया 0, बोथ साइड डी से मल्टीप्लाई किया, तो d/x जो था वो d/f के बराबर आ चुका है, यानी कि उस केस में जो d/ue है वो d/f के बराबर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। m इक्वल टू हो जाएगा l/f(o) माइनस में, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास d/f। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई है तब जब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में इतना ही पूरा का पूरा। ये है जब इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर, और ये है जब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। बस आपको इसमें ये वाली बात दोबारा दोबारा करनी पड़ेगी, जब नोट्स बनाएंगे तब कर सकते हैं, ठीक है, ओके।